Depreciation, lecture number 5. Objective of today's lecture is policies of depreciation expenses with practical examples. Certain level की कुछ policies होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे. Changes in expected life or scrap value with the examples. If you recall, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डिप्रिसिएशन तो हमने वहां पे बात की थी एक्सपेक्टेड लाइफ कि ये इतना एसेट इतने साल तक इसकी लाइफ होगी. क्या वो लाइफ 100% श्योरिटी होगी कि इतने साल चलेगी? हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, भाई 50 साल तक बिल्डिंग होगी, हो सकता है 10 साल के बाद 20 साल के बाद वो गिर जाए. आपने कहा कोई व्हीकल परचेस किया, व्हीकल 10 साल तक चलेगी, 4 साल बाद कोई एक्सीडेंट हो गया और वो व्हीकल डिक्रीज हो गई. हमने कहा कोई ऐसी परचेस करते हैं और ऐसी की एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर से, मगर 3 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है. अगर चेंजेस होंगी तो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेगा? या स्क्रैप वैल्यू, हमने कहा कि 5 साल बाद ये एसेट्स इतने में सेल होगा. लेट सपोज आज से 10 साल पहले अगर किसी ने कोई अल्टो, पाकिस्तान सुजुकी अल्टो अगर परचेस की, उस वक्त उसकी प्राइस 5 लाख रुपए थी. आज 10 साल के बाद भी उसकी ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा में सेल होगी. उस वक्त एक्सपेक्टेशन थी कि 10 साल बाद स्क्रैप वैल्यू ये होगा. अज्यूम करेंगे 10 साल बाद वो स्क्रैप वैल्यू, वो गाड़ी 1 लाख में सेल होगी, मगर अब उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से, किसी और इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से उसकी इंक्रीज प्राइस इतनी हो चुकी है कि वो जितने में 10 साल पहले एसेट्स में लिया था उतने एसेट्स की वैल्यू उससे भी ज्यादा हो चुकी है. तो स्क्रैप वैल्यू में भी चेंजेस हो सकती हैं. तो इसके डिप्रिसिएशन चार्जेस कैसे चार्ज करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स. डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो एसेट्स नॉन करंट एसेट्स जब सेल करते हैं तो सेलिंग के लिए क्या चीजें एक्टिविटीज है? रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स. रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, अगर आपके पास कोई नॉन करंट एसेट्स हैं, मार्केट वैल्यू या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, अब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं, चाहे वो इंक्रीज कर ले चाहे डिक्रीज कर ले. रीवैल्यू, उसकी जो वैल्यूएशन थी, जो उसकी कॉस्ट थी, जो आपके हिसाब से होनी चाहिए, अब वो कॉस्ट उससे ज्यादा हो चुकी है या उससे कम है, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रीवैल्यू करेंगे. तो उस रीवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होगा? At the end, multiple choice questions. First of all, policies. Policies in order to charge depreciation if non-current asset is purchased or sold during the accounting year. लाजमी तो नहीं कि हर बार जब भी हम जब भी कोई नॉन करंट एसेट परचेज करेंगे तो वो ईयर की स्टार्टिंग में करेंगे. हम मिड में परचेज नहीं कर सकते. लाजमी तो नहीं कि 1 जनवरी को जो परचेज करना है कर ले. हम दिसंबर में भी तो कर सकते हैं, फरवरी में भी तो कर सकते हैं, जून में भी तो कर सकते हैं. तो जब मिड ऑफ द ईयर में अगर कोई चीज परचेज करेंगे तो उनको डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कुछ पॉलिसीज है. बेसिकली देयर आर 3 पॉलिसीज टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. 3 पॉलिसीज में से कोई भी एक पॉलिसी को फॉलो करना मैंडेटरी है. नंबर 1 पॉलिसी, 100% इन परचेज ईयर. जिस साल में आपने एसेट परचेज किया है उस साल में आप 100% डिप्रिसिएशन उस साल का चार्ज करेंगे. जिस साल में आपने एसेट परचेज किया है उस साल में 100% जो डिप्रिसिएशन है वो चार्ज करेंगे, चाहे वो जनवरी में परचेज किया हो या दिसंबर में परचेज किया हो, चाहे वो साल के अंदर एक दिन यूज हुआ हो या 365 दिन यूज हुआ हो. मगर अगर आप परचेज ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो सेलिंग ईयर में 0% चार्ज होगी. जिस साल में वो एसेट्स आप सेल करेंगे तो सेलिंग ईयर में जिस साल वो एसेट सेल हो रहा है उस साल में कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. सेकंड कंडीशन, अगर परचेज ईयर में डिप्रिसिएशन 0% चार्ज करेंगे, मतलब कोई परचेज ईयर में, चाहे वो जनवरी में परचेज करें तो पहले साल में कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. मगर जिस साल में सेल कर रहे हैं, चाहे सेलिंग ईयर में एक दिन 1 जनवरी को सेल कर रहे हैं या 31 दिसंबर को सेल कर रहे हैं, जिस साल में सेल कर रहे हैं उस साल की 100% डिप्रिसिएशन की कॉस्ट जो है वो आप रिकॉर्ड करेंगे. थर्ड पॉलिसी है डे टू डे डिप्रिसिएशन चार्जेस. जिस साल में जितने दिनों के हिसाब से, डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, जितने मंथ जितने डेज जो एसेट जिस साल में यूज हुआ है, डेली बेसिस के हिसाब से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. 5 मेथड्स. उस 5 मेथड्स के अंदर जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हम ईयरली कर रहे थे. अब अगर डे टू डे की बात है तो जो ईयरली डिप्रिसिएशन है उसको डिवाइड बाय 365 करेंगे तो डे टू डे आ जाएगा. जितने डेज, जितने दिन जिस ईयर में यूज हुआ है उस एसेट्स के साथ, उस एसेट्स को उतने अमाउंट से हम डिप्रिशिएट करेंगे. चेंजेस इन एक्सपेक्टेड लाइफ. इफ आफ्टर अ पीरियड
ऑफ एसेट्स लाइफ, कुछ एसेट्स की लाइफ के बाद इट इज रियलाइज दैट ओरिजिनल यूजफुल लाइफ हैज बीन चेंज, आपकी यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, यूजफुल लाइफ, आप एसेट्स की यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, देन द डिप्रिसिएशन चार्ज नीड टू बी द एडजस्टेड, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो भी न्यू नीड्स टू बी एडजस्टेड, मींस के वो भी आपको एडजस्ट करके ही चार्ज करना होगा। रिवाइज डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, नेट बुक वैल्यू एट रिवाइज डेट, जिस दिन आपके पास जो एसेट्स का एक्सपेक्टेशन है कि इसकी लाइफ चेंज हो रही है, तो उस दिन जो उस एसेट्स की बुक वैल्यू है, हम उस बुक वैल्यू को एज अ कॉस्ट कंसीडर करेंगे, और अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू भी है तो वो माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से। तो आपके पास जो न्यू डिप्रिसिएशन आएगा, दिस अमाउंट इज रिवाइज डिप्रिसिएशन, जो पहले था, अगर लाइफ इंक्रीज हो जाएगी तो एसेट्स ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा, रिवाइज डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा। अगर लाइफ डिक्रीज हो रही है, मीन्स पहले लाइफ 10 साल थी, अब परफॉर्मेंस के बाद 2 साल बाद एहसास हुआ कि नहीं, इसकी ये तो मैक्सिमम 8 साल तक एसेट चल सकता है, तो इस कंडीशन में आपकी जो रिवाइज डिप्रिसिएशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा वो हम करके देखते हैं एग्जाम्पल। एबीसी लिमिटेड imported an item of equipment costing rupees 2 million on January 1st 2011. It further incurred the following expenses on the import of the equipment. import के लिए further कोई कॉस्ट इनकर की है, इंपोर्ट ड्यूटी पेड 7,50,000, इनकम टैक्सेस ऑफ ₹2,76,000 एडजस्टेबल अगेंस्ट कंपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी, ये 2,75,000 वो इनकम टैक्स है जो आपकी फ्यूचर के अंदर जो कंपनी की लाइबिलिटी होगी उसके हिसाब से आपकी एडजस्टमेंट होगी। इट मींस दिस इज योर एडवांस प्रीपेड टैक्स, ये आपकी इस मशीन के टाइम पे तो कर रहे हैं मगर एडवांस है जो फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटी से एडजस्टेबल होगा। अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इसके अलावा भी कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है जो रिफंड नहीं होगी, जो पर्टिकुलर इस इंपोर्ट के लिए पे कर रहे हैं, वो है 45,000। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7,500 टू ब्रिंग इक्विपमेंट टू द फैक्ट्री प्रीमिसेस, फैक्ट्री में लाने के लिए 7,500 आपके पास इक्विपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, इंपोर्ट से लेके अपने वेयर हाउस तक पहुंचने के लिए इन ट्रांजिट जितना भी इस दौरान जितनी भी जर्नी है, उस जर्नी में जो हम इंश्योरेंस रिस्क फैक्टर कवर कर रहे हैं इसका एक्सपेंस है 3,000। फायर इंश्योरेंस 10,000। फायर इंश्योरेंस अगर वो प्रीमिसेस हमारे पास वो इक्विपमेंट आ गए, हमने उसको रन किया, खुदा ना खास्ता उसमें अगर आग लग गई, तो उस चीज को हमने इस फायर को हमने फायर इंश्योरेंस को सिक्योर करने के लिए हमने 10,000 रुपीज पे किया। इनिशियली द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट वाज एस्टिमेटेड टू बी 5 years with residual value of rupees 3,05,500 and depreciation was provided on straight line basis. Asset purchase कब किया है? 1st January 2011. During the year 2012 means 2012 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2011 कंप्लीट हो गया, 12 के दौरान during 2012 the company estimated the remaining useful life of equipment to be 5 years. मींस जो पहले 5 इयर्स की लाइफ आपके पास गिवन है 2011 में आपने एस्टिमेट किया था, अब एक साल गुजरने के बाद 2012 में भी हम ये कह रहे हैं कि अब इसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो रही है। 5 इयर्स में से एक साल बाद उसकी लाइफ 4 इयर्स होनी चाहिए, मगर एक साल बाद ये रियलाइज हुआ कि नहीं, इसकी फर्दर लाइफ 5 इयर्स है। एंड रेजिडुअल वैल्यू वाज री एस्टिमेटेड एट ₹4,05,500। पहले जो अमाउंट था 3,05,500, अब वो वैल्यू है 4,05,500। पूरी देख लें, आपके पास लाइफ भी चेंज हो गई, आपके पास स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो गई। अब रिक्वायर्ड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 2011, 12 एंड 13, 3 साल के लिए आपको एक्सपेंस चार्ज करना है। कंप्यूटेशन, कॉस्ट पेड 2 million, import duty 7,50,000, other non-refundable taxes 45,000, transportation cost 7,500 and insurance and transit। तो ये टोटल अमाउंट 2 million की कॉस्ट थी, उस पर 8,05,500 रुपीज आपने एडिशनल एक्सपेंस पे किया है। तो ये आपके पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बनी है टोटल 28
सॉरी, 28,05,500 मीन्स 2,800,000, 805,500। तो ये आपकी टोटल अब एसेट्स की कॉस्ट है। अब जो भी डिप्रिसिएशन होगा वो इस पे चार्ज होगा। 2011 के लिए जो वर्किंग है, 2011 में 28,05,500, 2805, 2805500 आपकी कॉस्ट है। उसमें से सेल्वेज वैल्यू थी आपके पास 305,500, 3,05,500 रुपए, 28,05,500 में से 3,05,500 आपके पास स्क्रैप वैल्यू थी, सेल्वेज वैल्यू थी। डिवाइड बाय लाइफ, लाइफ 5 ईयर से 2011 में लाइफ जो थी वो 5 ईयर थी। जब ये आपने डिवाइड किया 28,05,500 में से 3,05,500 माइनस किया, तो डिवाइड किया 5 से, तो आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है 500,000। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 500,000। बुक वैल्यू आपकी कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जब माइनस किया तो बुक वैल्यू आपके पास 23,05,500। अब 2012 में एसेट की कॉस्ट तो वही है, मगर लाइफ चेंज हो गई, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गई। अब जो जब आपकी कॉस्ट, आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ या स्क्रैप वैल्यू दोनों में से जब रिवाइज, दोनों में से कोई भी चीज रिवाइज हो या दोनों रिवाइज हो, क्या करेंगे 2012 में बुक वैल्यू कितनी थी 23,05,500, उसमें से माइनस करेंगे आपका सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू 4,05,500 डिवाइड बाय 5 मीन्स 23,05,000 में से 4,04,000 माइनस के तो 19 लाख आपको बचा। 19 लाख डिवाइड बाय 5 किया तो आपके पास पर मंथ, पर ईयर जो आपके पास डिप्रिसिएशन है वो है 3,80,000। मीन्स 2012 के अंदर आपके पास जो एक्सपेंसेस है वो है 3,80,000, और पहले एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में आपके पास कितना था 500,000। इस साल आपका जो एक्सपेंस है वो है 3,80,000। तो दोनों को टोटल किया तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ गया 8,80,000। 8,80,000 आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 28,05,500 में से 28,05,500 में से माइनस किया 8,80,000, तो आपके पास अमाउंट आया 19,25,500। 2013 में सेम चीज आपके पास वर्किंग सेम होगी। जो बुक वैल्यू थी 2011 वाली, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे डिवाइड बाय 5, तो इसको आपके पास हर साल अब स्ट्रेट लाइन से 2012, 13, 14, 15 में हर साल आपका एक्सपेंस सिमिलर आएगा। अब 3,80,000 जब आपने 2013 का चार्ज किया है, तो आपके पास पहले 3,80,000 था, 8,80,000 था प्लस 3,80,000, तो आपके पास जो टोटल अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो है 12,60,000। 28,05,500 में से 12,60,000 माइनस किया, तो अब 2013 में जो आपके पास बुक वैल्यू है, एंड ऑफ 2013 आपकी बुक वैल्यू है 15,45,500। नेक्स्ट है अभी, अगर डिस्पोजल ऑफ, लाजमी तो नहीं कि हम एसेट्स को लाइफ टाइम चलाएं, जब भी उसको डिस्पोज करना है, जब भी सेल करनी है, तो ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स a profit or loss will be arise depending on whether disposal proceeds are greater or less than the net book value of the assets। अगर जब भी हम सेल करेंगे एसेट्स, तो लाजमी है कि उसमें या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। रेयर कंडीशन है कि कोई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मेजॉरिटी कंडीशन में जितनी बुक वैल्यू, जो आपके बुक्स के हिसाब से जो एसेट्स की कॉस्ट है, आपके हिसाब से जो एसेट्स की वैल्यू है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वैल्यू है, या तो वो वैल्यू की सेल डिस्पोजल प्रोसीड्स मीन सेल अमाउंट से ज्यादा होगा या से कम होगा। इफ प्रोसीड्स मीन सेलिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट। इफ प्रोसीड्स आर सेलिंग वैल्यू लेस देन नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू लॉस। अगर बुक वैल्यू आपकी सेलिंग से ज्यादा है तो लॉस होगा। अगर बुक वैल्यू आपकी सेलिंग प्राइस से कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। ट्रांसफर बैलेंस ऑन डिस्पोजल अकाउंट टू द इनकम स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना है। इसके लिए 4 एंट्रीज पास होती है। नंबर 1, आपके पास एसेट्स में होगा, जो भी इक्विपमेंट सेल करेंगे, जो भी नॉन करेंट एसेट सेल करेंगे, वो आपके पास इक्विपमेंट एसेट शेप में होगा। एसेट्स की वैल्यू आपके पास डेबिट बैलेंस है। जब आप अब वो सेल कर रहे हैं
तो उस एसेट्स को डिक्रीज करना है। एसेट्स को डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो अब क्या करेंगे, एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्स्ट एंट्री ये होगी, ताकि आप अपने पास नॉन करंट एसेट्स के लेजर में से इस एसेट्स को खत्म कर दें, डिक्रीज कर दें। सेकेंड एंट्री होगी कि इस करंट नॉन करंट एसेट्स पे जो भी इक्विपमेंट, जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं, वो एसेट्स पे आपने डिप्रिसिएशन भी तो चार्ज किया होगा। जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, उस डिप्रिसिएशन पे आपने उस वक्त एंट्री पास थी एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अब अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन जो अमाउंट है आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब जितने में आप एसेट दे रहे हैं उसके बदले कुछ कैश या बैंक रिसीव करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब डिस्पोजल आपने एक तो मशीन को डेबिट किया, मशीन के अगेंस्ट डेबिट किया, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, नॉन करंट एसेट्स क्रेडिट। दूसरा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब डिस्पोजल अकाउंट को जब आप डेबिट क्रेडिट मैच करेंगे, अगर ये तीनों एंट्रीज के बाद डिस्पोजल अकाउंट के टी अकाउंट अगर मैच हो रहा है, अगर डिस्पोजल अकाउंट आपका मैच हो रहा है, इट मींस कि फोर्थ एंट्री की जरूरत नहीं है। अगर आपका डिस्पोजल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, आप क्या एंट्री पास करेंगे, या क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, तो क्या एंट्री पास करेंगे। अगर डेबिट आपका ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो आपके पास क्रेडिट का बैलेंस बराबर हो जाएगा। जितना डेबिट ज्यादा है उतना आप करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अगर डेबिट साइड कम है तो आप क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, और इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। मींस जो भी बैलेंस होगा डिस्पोजल अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट का, उसको सिर्फ डेबिट क्रेडिट करने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट करेंगे। फर्स्ट में आप एसेट को ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजल में, सेकंड में प्रोविजंस को ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजल में, थर्ड में डिस्पोजल के अगेंस्ट पैसे जो कैश रिसीव कर रहे हैं, जितने में सेल कर रहे हैं, सेल प्रोसीडिंग वो रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ में आपके पास जो भी बैलेंस होगा डेबिट और क्रेडिट, डिस्पोजल का जो बैलेंसिंग अमाउंट है, चाहे डेबिट है तो डिस्पोजल डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। अगर डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस डेबिट में ज्यादा है, क्रेडिट में कम है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इट मींस कि डिस्पोजल अकाउंट को जो क्लोज करेंगे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से करेंगे। रिवैल्यूएशन, this is needed in order to reflect increase in assets values and is intended to provide a fairer view of the value of the business। अपने वैल्यू बिजनेस के एसेट्स को फेयर व्यू पे लाने के लिए आपके पास रिवैल्यूएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। नॉन करंट एसेट्स के एसेट्स में जो रिवैल्यू अमाउंट है उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट, अगर पहले आपके पास एसेट्स 10 लाख रुपए का था, अब उसकी वैल्यू आप कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए की, तो आप क्या करेंगे, 15 लाख रिवैल्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल 10 लाख रुपए। उसको जितना भी आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको भी डेबिट करेंगे, और जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का जो टोटल सम है, वो आप रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट इज एमसीक्यूज। A firm bought a machine on April 1st, 2022 for rupees 33,000. It expect to use the machine for 11 years, and then after 11 years it will be sold approximately for 11,000. If the firm calculates depreciation by reference to the straight line method, its year end in December 31st every year, 33,000 में एसेट्स परचेज कर रहे हैं। कब परचेज कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 में। लाइफ गया 11 ईयर से, और अप्रोक्सीमेट बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी वो भी 11,000 है। मेथड फॉलो कर रहे हैं डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, और हर साल जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं वो दिसंबर 31st को करते हैं। कंपनी पॉलिसी टू चार्ज डिप्रिसिएशन इन परचेज ईयर एंड नो डिप्रिसिएशन इन द सेलिंग ईयर। कंपनी की पॉलिसी भी आपका मेंशन है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2022। 2022 में अप्रैल में परचेज कर रहे हैं, दिसंबर 31st तक कितना होगा,
सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से फॉलो करेंगे, तो आपके पास है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स, 33,000 माइनस 11,000 डिवाइड बाय 11, तो आपके पास अमाउंट जो आया, इस अमाउंट को 2,000 रुपीज, इस अमाउंट में डिवाइड करेंगे 12 से, तो पर मंथ का डिप्रिसिएशन रहेगा। आप 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 मंथ इस साल में काम हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,500। 1,500 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फैमिली कॉर्पोरेशन परचेज इक्विपमेंट ऑन 1 October 2017 for 1,10,000. Equipment had an expected life of 10 years and the estimated residual value is 10,000. Accounting year ends on 31st December each year. Corporation use straight line method for depreciation. It charges a full year's depreciation in the year of purchase and none in the year of sales. सेलिंग ईयर में कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, परचेज ईयर में 100% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिमिलर टाइप। परचेज कब कर रहे हैं? 1 October 2017 में। बुक वैल्यू फॉर द मशीन वाज ऑन December 31st 2019। दिसंबर में जो आप 2017 1 जनवरी को परचेज कर रहे हैं, 1 जनवरी 2017 में, 1,10,000 माइनस 10,000, 100,000 डिवाइड बाय 10, तो पर ईयर आपके पास 10,000 का डिप्रिसिएशन होगा। फर्स्ट ईयर में 10,000 का होगा, तो फर्स्ट ईयर 2017 में जो बुक वैल्यू होगी वो आपके पास है 100,000। 2018 में आपके पास कॉस्ट वही है, सेम डिप्रिसिएशन होगा, 20,000 हो जाएगा, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, बुक वैल्यू हो जाएगा 90,000। थर्ड वैल्यू में आपके पास जो थर्ड ऑप्शन में 2019 में जो आपके पास बुक वैल्यू है वो होगा आपके पास 80,000। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेहान कॉर्पोरेशन परचेज इक्विपमेंट on 1st October 2017 for rupees 85,000. The equipment had an expected life 10 years and estimated residual value is 10,000. On February 28, 2021, the machine was sold for 45,000. Accounting year ends on December 31st each year. The corporation uses the straight line method for depreciation and it's charged a full year depreciation in the year of purchase and none in the year of sale. What is the profit or loss on disposal of the machine? सेल कब कर रहे हैं? 31st, अच्छा 28 Feb 2021। 78,000। आपके पास कंपनी की पॉलिसी है कि परचेज कब भी करेंगे पूरे साल में चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन। जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरे साल का होगा। अक्टूबर 2017 में जो परचेज करें तब भी पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 85,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10, तो 7,500 आपके पास पर ईयर डिप्रिसिएशन होगा। 2017 सिमिलर, 18 सिमिलर, 19 सिमिलर, 2020 सिमिलर होगा, 7,500 हर साल होगा। उतना ही अमाउंट आप जब अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में ऐड करते रहेंगे तो आपके पास जो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन है वो है 30,000 4 सालों का। अब 4 ईयर का 30,000 माइनस करने के बाद कॉस्ट, अच्छा 2021 में हम सेल कर रहे हैं फरवरी 2021 में, मगर हमारी कंपनी की पॉलिसी है तो परचेज ईयर में अगर फुल किया है तो सेलिंग ईयर में कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, इसलिए हमने 2021 का कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। और अब इस वक्त हमारे पास इस एसेट्स की वैल्यू 55,000 है, मगर हम सेल कितने में कर रहे हैं? 55,000 बुक वैल्यू है, डिस्पोजल वैल्यू जितने में सेल कर रहे हैं सेल अमाउंट वो है 45,000। तो लॉस ऑन डिस्पोजल इस ट्रांजैक्शन में आपको जो लॉस हो रहा है 10,000 वो होगा लॉस 10,000 रुपीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट अकाउंट ऑफ रुपीज अकाउंट कॉस्ट अकाउंट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट अकाउंट
of a business for the year ended 30 June 2004 was as follows. 30 जून में आपके पास ये था, 30 जून 2004 के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आपके पास जो अकाउंट है वो ये अमाउंट है। तो 1 जुलाई 2003 में, जो जुलाई से जून तक आपका जो ईयर हुआ है, ओपनिंग बैलेंस आपके पास जो टी अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 2,40,000। 1 जनवरी 2001 में, 2004 के अंदर 1 जनवरी 2004 में हम फर्दर परचेज कर रहे हैं, कैश परचेज ऑफ प्लांट कैश पे परचेज किया 1,60,000। 2,40,000 आपके पास पहले था, 1,60,000 आपने जनवरी में परचेज किया, मगर 30 सितंबर 2003 में आपने ट्रांसफर किया डिस्पोजल में, मतलब कि 60,000 का एसेट्स आपने सेल कर दिया। पहले कितना था, 2,40,000, उसमें से 60,000 आपने सेल कर दिया, फिर 1,60,000 और परचेज किया, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है 3,40,000। द कंपनीज पॉलिसीज इज टू चार्ज डिप्रिसिएशन एट 20% per year on the straight line basis with proportionate depreciation in the year of purchase and the disposal. Disposal and purchase year के expenses को appropriate डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। व्हाट शुड बी द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004? 30 जून 2004 में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? मेथड कौन सा है? अब इसके लिए ऑप्शंस ए बी सी डी आपके पास गिवन है। एक तो हमारे पास ईयर्स की बात करें तो 1 जुलाई 2003 से लेकर 30 जून 2012 तक, सॉरी 1 जुलाई 2003 से लेकर 30 जून 2004 तक हमारे पास एक साल है। मगर हमारे पास जो एसेट्स हैं जुलाई 2003 से लेकर सितंबर 2003 तक, आप सितंबर 30 को हम सेल कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं? 60,000। पहले कितना था हमारे पास? 2,40,000। मीन्स के जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीने के हमारे पास जो एसेट्स है वो 2,40,000 थे। 2,40,000 पे आप 20% अप्लाई करेंगे तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन होगा। जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो 3 महीने का है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीनों का आपके पास एक्सपेंस होगा 12,000। सेकंड नंबर, अब जब सितंबर से लेकर 1 जून को परचेज करें तो जब 2,40,000 से 60,000 माइनस हो गया तो आपके पास डिप्रिसिएशन आपके पास एसेट्स बचा जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपने जो एसेट्स यूज किए, वो 3 महीने के लिए आपके पास जो एसेट्स है वो अमाउंट है 1,80,000। 2,40,000 था, 60,000 आपने सेल कर दिया, अब आपके पास बचा 1,80,000। मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन अब आपके पास 1,80,000 रुपए की जो एसेट्स है उसके 3 महीने का आपका डिप्रिसिएशन आएगा 9,000। उसके बाद फ्रॉम जनवरी 1 2004 आप 60,000 160,000 और परचेज कर रहे हैं। मींस कि जो 1 जनवरी 2004 से 30 जून 2004 तक आपके पास जो 1,80,000 के एसेट्स है, 1,60,000 और ऐड किए तो आपके पास अमाउंट होगा 3,40,000। अब ये 3,40,000 आपने पूरे साल में 6 मंथ तक यूज किया है। 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो पूरे साल का आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 किया तो 34,000 आपके पास टोटल अमाउंट आया जो डिप्रिसिएशन जनवरी से लेकर जून तक। टोटल अमाउंट 55,000। इट मींस 55,000 में आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिफ्थ नंबर है, व्हाट इज द डिटेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एट द ईयर एंड? कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपए की है। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, आप ऑलरेडी इस बिल्डिंग पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे 3 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। अब बुक वैल्यू कितनी होगी? बुक वैल्यू आपके पास कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, 8 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो आपके पास 5 लाख रुपए बुक वैल्यू है। इट इज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द लैंड एंड बिल्डिंग एट द एंड at the year end to the 12 lakh 1.2 million. What will be the amount of revaluation reserve? revaluation reserve का अमाउंट कितना होगा? कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन कितना है? 3 लाख। तो आपके पास बुक वैल्यू है 5 लाख रुपए। अब वैल्यू कितनी हो रही है? 12 लाख। लैंड की कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन कितना है? 3 लाख। तो बुक वैल्यू आपके पास 3 लाख 5 लाख रुपए की है। 5 लाख रुपए वाली चीज की वैल्यू कितनी हो रही है? 12 लाख रुपए। तो जो डिफरेंस है 7,000 डिक्रीज इन
वैल्यू इज 7 लाख, तो 7 लाख ही आपके पास, दिस अमाउंट इज नोन एज रिवैल्यूएशन रिजर्व।